Okay. So, board is visible to you all, I think. Okay. Shall we start now? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. So today is 3/7/2021, as you all know, and the chapter which we are already discussing is chapter 1 of civics. Okay. So here we are going to discuss about features of democracy. ठीक है, मैंने आपको एक डेफिनेशन बताया था, डेमोक्रेसी की एक डेफिनेशन हमने देखा था, उसी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं. एक्चुअली हम उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं. मैंने आपसे बताया था कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. ठीक है, यही वाला डेफिनेशन देखिए जो बोर्ड में आपकी बुक में दिया हुआ है, इसी को ही मैंने रीड आउट किया है जस्ट आपके सामने. ठीक है, इसी से रिलेटेड हमने द रूलर्स समझे थे कि रूलर्स कौन होने चाहिए. तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन यानी जब हमने देखा पाकिस्तान वाला एग्जाम्पल, तो वहां पर परवेज मुशर्रफ क्योंकि लोगों द्वारा चुने गए नहीं थे, तो क्या हम पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बोलेंगे? नहीं, नहीं No, बोल सकते ma'am. हैं. क्यों? क्योंकि जनरल परवेज मुशर्रफ को हमने चुना नहीं था. हमने मतलब पाकिस्तान की जनता ने, सिटीजन्स ने चुना नहीं था. मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे रही हूँ, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो पाकिस्तान वाला एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आ गया था. दूसरा हमारा जो हम पॉइंट समझने जा रहे हैं वो है इलेक्शंस. ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि इलेक्शंस, कहीं पर इलेक्शन हेल्ड हो रहे हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं तो वो जो देश है वो डेमोक्रेटिक कहलाएगा. क्या ऐसा होता है? या फिर वो इलेक्शंस कैसे होने चाहिए, या उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या फीचर्स होने चाहिए, तब जाकर के वहां जिस जगह पर इलेक्शंस हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगी. ठीक है, वो आज हम जानेंगे. तो इलेक्शंस होने कैसे चाहिए? इलेक्शन होने चाहिए ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इलेक्शन किस तरीके से होने चाहिए, इलेक्शन कैसे होने चाहिए, वो आज हम पढ़ेंगे. तो इलेक्शन कैसे होने चाहिए? फ्री एंड फेयर. फ्री एंड फेयर मतलब निष्पक्ष. फ्री एंड फेयर मतलब निष्पक्ष तरीके से, इम्पार्शियल वे में होने चाहिए. ठीक है, जस्टिस वे में होने चाहिए. ठीक है, कोई भी प्रेशर, टेम्पटेशन या प्रेशर मीन्स क्या होता है? किसी को फोर्स करना, किसी पर दबाव डालना, किसी को मजबूर कर देना. टेम्पटेशन किसी को लालच देना, किसी को अपनी बातों में उलझा करके या फिर उसको डरा धमका करके उससे वोट ले लेना, ये सही नहीं है. तो वो फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं कहलाएंगे. क्लियर? इसको और अच्छे से समझाने के लिए आपको दो एग्जाम्पल दिए गए हैं. पहला एग्जाम्पल है चाइना का. पहला एग्जाम्पल है चाइना का. हियर इज द चाइना. ओके, और दूसरा एग्जाम्पल आपको दिया गया है मैक्सिको का. किसका दिया गया है? मैक्सिको का. चाइना के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि चाइना में इलेक्शंस हो रहे हैं. बहुत अच्छी बात है. चाइना के अंदर क्या हो रहे हैं? इलेक्शन हो रहे हैं. मैडम बहुत अच्छी बात है. इलेक्शंस हो भी हर 5 ईयर्स में रहे हैं, और भी अच्छी बात है. वेरी गुड. ठीक है, आप बोल रहे हो इलेक्शन हो रहे हैं चाइना में, 5 ईयर्स में हो रहे हैं, जाकर के वोट भी कौन दे रहे हैं? पीपल, यानी लोग दे रहे हैं, जनता दे रही है. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. तो यहाँ तक तो सब कुछ कैसा नजर आ रहा है? डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक नजर आ रहा है. तो मैडम दिक्कत कहाँ हुई? फिर आप कैसे कह रहे हो कि चाइना में जो है वो बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं या फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं? क्यों नहीं हो रहे हैं आप समझते हैं. चाइना में किसी को भी अगर पार्टिसिपेट करना हो सॉरी इलेक्शन के अंदर, तो किसकी अप्रूवल चाहिए होती है? किसकी अप्रूवल चाहिए होती है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की. किसकी अप्रूवल चाहिए होती है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की. मतलब आपको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के हिसाब से सोचना होगा अगर आप किसमें आना चाहते हैं, इलेक्शन में पार्ट लेना चाहते हैं. इट मीन्स हमेशा जो सरकार बनेगी, गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी. मतलब सरकार हमेशा किसकी बनेगी? कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनेगी. तो ये कौन सी बात हुई? जहां पर आपके पास ओपोजिशन में कोई है ही नहीं, या अगर है भी तो आप उसमें जाकर के इलेक्शन में पार्ट ही नहीं ले सकते, यानी कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो रेस किसने जीती और किससे जीती? समझ रहे हैं आप? यानी अगर आपको पार्टिसिपेट करना है इलेक्शन में, तो यू शुड नीड अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. और गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी.
सॉरी, गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो इस चीज को देखने के बाद आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ के जो इलेक्शंस है वो सिर्फ प्राइमा फेसी ऐसे लग रहे हैं कि डेमोक्रेटिक है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। इज इट क्लियर? क्या ये एग्जांपल आपको क्लियर हो गया है चाइना का? जस्ट Yes, ma'am. ओके, वेरी Yes, गुड। ma'am. Shall I proceed further? Shall I proceed further? क्या मैं मैक्सिम को के एग्जांपल पे चलूं? Yes, ma'am. बोलिए Yes, प्लीज। ma'am. जब तक आप Yes, yes नहीं बोलेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। ठीक है, Yes, ma'am. मैक्सिको में चलते हैं। अब मैक्सिको में क्या चल रहा है देखिए। चाइना का तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि भाई अगर चाइना में आप इलेक्शन में पार्ट लेना चाहते हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी की अप्रूवल लीजिए। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि सरकार हमेशा किसकी बनेगी? कम्युनिस्ट पार्टी की बनेगी, जो कि एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन का, एक फ्री और फेयर इलेक्शन का फीचर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैक्सिको की। मैक्सिको में भी क्या हो रहे हैं? इलेक्शन हो रहे हैं। वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक टाइम इंटरवल के साथ हो रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये भी अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लोग दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उससे भी अच्छी बात है। ठीक है, मैं इसके बारे में बताती हूँ आपको, बुक में क्या लाइन्स दी गई है आपके। Since its independence in 1930, Mexico hold election after every 6 years. देखिए यहाँ पर 5 years में हो रहे थे चाइना में, इधर टाइम इंटरवल है 6 years का। कितना है? 6 years का। ठीक है, 6 years में वहां पर इलेक्शन हेल्ड हो रहे हैं टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट। द कंट्री हैज नेवर बीन अंडर ए मिलिट्री और डिक्टेटर रूल। यहाँ पर कोई मिलिट्री और डिक्टेटर रूल कभी भी नहीं था। ठीक है, बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वॉन बाय, कोई मिलिट्री रूल, कोई डिक्टेटरशिप नहीं होने के बावजूद भी 2000 तक, यानी सन ईयर 2000 तक कौन सी पार्टी जीतती आ रही थी? पीआरआई। पीआरआई की फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। क्या नाम है? इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी जीतती आ रही थी। ओपोजिशन पार्टीज डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शन। ऐसा नहीं है कि ओपोजिशन पार्टी नहीं थी। अब देखो यहाँ तो आपको और भी ज्यादा पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है एक डेमोक्रेटिक कंट्री की। देखिए कैसे इलेक्शन हो रहे हैं, हर 6 साल में हो रहे हैं, जनता वोट दे रही है। इतना ही नहीं, ओपोजिशन पार्टी भी है, ओपोजिशन पार्टी भी है। चाइना की तरह नहीं है कि आपको कम्युनिस्ट पार्टी की इजाजत लेनी है या गवर्नमेंट हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनेगी। लेकिन उसके बावजूद भी 2000 तक इलेक्शंस कौन जीतता आ रहा है? इलेक्शन कौन जीतता आ रहा है? पीआरआई पार्टी। कौन जीतता आ रहा है? पीआरआई पार्टी। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ इंडिया के अंदर भी तो पिछले 2 इलेक्शन से बीजेपी जीतती आ रही है ना? 2014 में, फिर 2019 में जीती ना। तो मैडम फिर इसमें दिक्कत कहाँ है? जब पीआरआई जीत रही है, 2000 तक भी जीत रही है तो जीत रही है, ओपोजिशन पार्टी नहीं जीत पा रही है तो नहीं जीत पा रही है, उसमें नहीं होगी काबिलियत। पर एक प्रॉब्लम है, क्या है? पीआरआई जीत कैसे रही है वो समझेंगे। ठीक है, क्या पीआरआई जेन्युइनली जीत रही है, जिताई जा रही है फोर्सफुली, टेम्पटेशन के थ्रू? ये हमें नहीं पता है। ठीक है, तो उसी के बारे में पढ़ते हैं। पीआरआई यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। यहाँ पर वर्ड आ गया डर्टी ट्रिक्स। डर्टी ट्रिक्स, गलत तरीके से चालबाजी करके, गलत काम करके, डर्टी ट्रिक्स खेल के, है ना, जीत रही है। जैसे कि क्या करती है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय फोर्स टू अटेंड पार्टीज मीटिंग। पीआरआई क्या करती है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मजबूर करती है कि हमारी पार्टी की मीटिंग को अटेंड करो, इच्छा हो तो भी, नहीं हो तो भी। देखो वर्ड आ गया है फोर्स्ड। फोर्स, किसी को फोर्स करना, किसी से जबरदस्ती करना। ठीक है, तो पीआरआई क्या करती है? फोर्स कर रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कि आप हमारी पार्टी मीटिंग अटेंड करो। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट टीचर्स को कहती है कि पेरेंट्स को फोर्स करो कि पीआरआई पार्टी को ही वोट दे, वरना उनके बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा। तो क्या ये सही है? क्या ये सही तरीका है? नो। उसके बाद परचेज मीडिया, दिन रात, सुबह शाम टीवी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पीआरआई छाई रहती है। उन्होंने मीडिया को खरीद लिया है। पीआरआई के सारे अच्छे काम टीवी पे दिखाए जाते हैं। ओपोजिशन पार्टी का कोई भी अच्छा काम ना टीवी पर प्रसारित होता है, टेलीकास्ट नहीं होता है, लोगों तक पहुंचता है। और देखिए पब्लिक की मेंटालिटी कैसे सेट होती है? पब्लिक को जो दिखेगा वो बिकेगा। पब्लिक को दिखा पीआरआई करिए, पीआरआई करिए, पीआरआई करिए, बोले पीआरआई नहीं कर रही हो,
एक टाइम के बाद पीआरआई कर रही है ये मान लिया जाता है, और मीडिया को खरीद करके लोगों को गुमराह किया जाता है। लोगों को क्या किया जाता है, अपने गलत चीजें दिखा करके लोगों को फंसाया जाता है। ठीक है, क्या करने के लिए, वोट देने के लिए। ठीक है, तो ये डर्टी ट्रिक्स वो प्ले कर रही थी, कौन, टीआरआई कर रही थी। ठीक है, इतना सारा पैसा कैंपेन में भेजाती थी लोगों को, टेम्पटेशन यानी कि लालच देने के लिए कि भाई इतने रुपए देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, है ना, वो सिर्फ और सिर्फ वोट खरीदने के लिए, है ना। तो इस टाइप की डर्टी ट्रिक्स कौन खेल रही थी, पीआरआई। Should we consider the election described above as examples of people electing their rulers? अब क्या आप इन दोनों एग्जाम्पल्स को देखने के बाद ये बोलेंगे कि डेमोक्रेटिक वे है क्या इलेक्शंस का? भाई आपने दोनों एग्जाम्पल्स देख लिए हैं, इलेक्शन तो दोनों जगह हो रहे हैं, और हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इलेक्शन होने चाहिए, तो वो जगह, वो कंट्री क्या कहलाएगी, डेमोक्रेटिक कहलाएगी। इलेक्शन हो रहे हैं दोनों जगह, तो क्या ये डेमोक्रेटिक हो गई? तो क्या ये डेमोक्रेटिक हो गई? बताइए, क्या ये डेमोक्रेटिक है? नो, नो, ये नहीं है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान की स्टोरी से आपको ये समझ में आया था कि रूलर्स कैसे होने चाहिए, लोगों द्वारा, यानी लास्ट में एट द एंड पावर्स किसके हाथ में लाए करनी चाहिए, उस इंसान के हाथ में जिसको लोगों ने चुना है, जिसको पब्लिक ने चुना है। ठीक है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा था, वहां भले ही रूलर था, वहां भले ही शासन चल रहा था, लेकिन वहां पर लोगों के चुनने वाला, मतलब लोगों द्वारा चुना गया रूलर नहीं था, तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहलाई। बिल्कुल उसी तरीके से सिर्फ इलेक्शन होना बहुत नहीं है, इलेक्शन फ्री और फेयर ना हो तब तक वो कंट्री क्या नहीं कहलाएगी, डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी, या डेमोक्रेटिक वे से जीती हुई नहीं कहलाएगी। इज इट क्लियर? तो हमें दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया है क्या, इलेक्शंस। ठीक है, मैम आपने ना मेक्सिको वाले में बीच में एक लाइन छोड़ दी। यस, यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया है। हम नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक उसको लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वन पर्सन, वन वोट, वन वैल्यू। जस्ट अ मिनट। Yes, in a democracy, one person, one vote, one value is a key feature for a democracy. Okay, so what does it mean, ma'am? इसका क्या मतलब है कि एक इंसान, एक वोट और एक वैल्यू? नाम से पता चल रहा है, एक इंसान एक वोट दे सकता है, जिसकी कीमत क्या होगी, एक ही होगी। ऐसा नहीं है कि तू गोरा है तो तेरे 2 वोट गिन लिए जाएंगे, ठीक है, वो पैसे वाला है तो उसके 4 वोट गिन लिए जाएंगे, ये सोशली वीकर सेक्शन से है तो इसका आधा वोट काउंट कर लिया जाएगा। नहीं, सबके वोट्स की वैल्यू कैसी होगी, इक्वल होगी। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? यस मैम। Yes, ma'am. ओके 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 ओके। ये कौन है यस मैम ऐसे बोलने वाला? यहाँ पे क्या म्यूजिक क्लास चल रही है क्या? बेटा मैं सीरियस पढ़ा रही हूँ, आप सीरियस पढ़ लीजिए, जब मजाक का टाइम आएगा तब अपन मिलके करेंगे। सुनिए, वन पर्सन, वन वोट, वन वैल्यू। एक इंसान, एक इंडिविजुअल, उसका एक वोट और सेम वैल्यू, बराबर वैल्यू। ऐसा नहीं होगा, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन,
कॉम्प्लेक्शन या किसी भी बेसिस पर, रेस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है चाहे लड़का वोट दे चाहे लड़की वोट दे कि मतलब सेक्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, कलर पे, कास्ट पे, क्रीड पे, किसी भी और तरीके से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता वोट्स को लेकर के। गोरा है चाहे काला है, चाहे छोटा है चाहे लंबा है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, एवरीवन जो कि एलिजिबल है वोट देने के लिए। हमारे यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है वोट देने के लिए? जस्ट कि 18 साल और 18 साल से ऊपर का हो, ठीक है। 18 एंड अबव ईयर्स कंप्लीट कर लिए गए हों अपने एज के, तो वो क्या कर सकता है? वोट दे सकता है और वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। दैट्स इट, दिस इज द क्राइटेरिया। इसके सिवा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ना लड़के को लेके, ना लड़की को लेके, ना कलर को लेके, ना जात को लेके, ना धर्म को लेके, किसी भी बेसिस पे नहीं है। इज इट क्लियर? तो एक डेमोक्रेटिक नेशन में ये जरूरी है कि हर एक इंसान की वोट की वैल्यू क्या हो? बराबर हो, किसी की कम किसी की ज्यादा ना हो। तो इसको और अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए बहुत ही ज्यादा आपको मजा आने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आपको हर एक चीज एग्जाम्पल के साथ बताई गई है। अपने जो पहले लास्ट ईयर जो कोर्स चल रहे थे ना, उसमें इतने ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं कवर थे, लेकिन इस बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, तो उससे आपको बहुत अच्छा क्लैरिटी आ जाएगी। Earlier we read about how the struggle for democracy was linked to the demand for universal adult franchise। हम सब जानते हैं कि इलेक्शंस के टाइम पर किस तरीके से स्ट्रगल, मतलब हम लोग ने कितना स्ट्रगल किया है कि इलेक्शंस में हमें क्या अपनाना चाहिए? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वैसे ही आप क्लास 7 से पढ़ते आ रहे होंगे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल वही जो मैंने आपको बताया, 18 एंड अबाव एज का होना चाहिए और वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। दिस इज द एलिजिबिलिटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन किसके बेसिस पे? विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन on the basis of caste, color, creed, sex, etc. किसी भी और तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। 18 साल और उससे ज्यादा होना चाहिए। ये कौन कहता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू इस तरीके से वोट होते हैं। द प्रिंसिपल हैज नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द इंडिया, और इस प्रिंसिपल को ऑलमोस्ट ऑल ओवर द इंडिया अपना लिया गया है। ऑल ओवर द इंडिया अपना लिया गया है। ऑल ओवर द इंडिया ही नहीं, बल्कि आप ये कहिए ऑल ओवर द वर्ल्ड अपना लिया गया है, क्योंकि इंडिया तो डेमोक्रेटिक नेशन है ही। इंडिया तो क्या है? डेमोक्रेटिक नेशन है ही। Yet there are many instances of denial of equal right to vote until 2015 in Saudi Arabia। ठीक है, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। ठीक है, हम लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। अब हम एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है सऊदी, ठीक है, सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल। सऊदी अरेबिया, ठीक है, पढ़ते हैं। सऊदी अरेबिया वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। सऊदी अरेबिया में क्या था? वुमेन्स के पास राइट टू वोट नहीं था। नो, या फिर आप ये कह सकते हैं नहीं था। ठीक है, मैं आपको इसको शॉर्ट में लिख के बता रही हूँ, क्योंकि ये मैं आपको एक तरीके से नोट्स आप बोल सकते हैं, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि शॉर्टकट में मैं इस टाइप से लिखती हूँ, सो दैट आपको पूरा लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना पड़े और जल्दी से समझ में आ जाए। वुमेन्स को राइट टू वोट नहीं था। कहाँ पर? सऊदी अरेबिया में। तो क्या ये सही है? क्या ये डेमोक्रेटिक वे से हो रहा है सब कुछ? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है? पूछती हूँ तो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एस्टोनिया का। क्या है? एस्टोनिया का। एस्टोनिया में क्या हो रहा है देखते हैं। हैज मेड इट सिटीजनशिप रूल इन such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote। एस्टोनिया में उन्होंने इस तरीके का सिटीजनशिप रूल लगा रखा है कि वहां पर जो रशियन माइनॉरिटी है
वहां पर जो रशियन माइनॉरिटी है, रशियन माइनॉरिटी है, उससे डिफिकल्टी हो रही है, उससे क्या हो रही है, डिफिकल्टी है क्या देने में, वोट देने में। यानी यहाँ पर कौन सफर कर रहा है, रशियन माइनॉरिटी। यानी 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू उसको नहीं मिल पा रही है, और यहाँ पर तो अधिकार ही छीन लिया औरतों से क्या करने का, वोट देने का। तो क्या इंडिविजुअल के वोट को इक्वालिटी मिल रही है, इंडिविजुअल को इक्वालिटी नहीं मिल रही तो वोट को कैसे मिलेगी। ठीक है, तो बिल्कुल गलत हो गया था। कहाँ पर, सऊदी अरेबिया में ये डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं हो रहा है, एस्टोनिया में भी डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं फिजी की, फिजी में क्या चल रहा है देखते हैं। चलिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ, फिजी में देख लेते हैं हम, यहाँ पर लिख देती हूँ वोट, फिजी का एग्जाम्पल कि फिजी में क्या चल रहा है। ठीक है, फिजी में बोला जा रहा है द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजी। सबसे पहले तो इंडिजीनियस फिजी किसे कहा जाता है और इंडियन फिजी किसे कहा जाता है। देखिए मैं आपको दोनों का मतलब समझा रही हूँ, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ इंडिजीनियस फिजी, इंडिजीनियस फिजी, और फिर मैं आपको समझाऊंगी इंडियन फिजी। क्या मैंने सही लिखा है, दोनों इंडियन फिजी और सॉरी इंडियन फिजियन बोलिए या चाहे इंडिजीनियस फिजी बोलिए, एक ही बात है। फिजियन देखो, जिस जगह पर जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडियन, वैसे जो फिजी में रहते हैं वो फिजियन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, तो फिजी बोलेंगे तभी भी चलेगा, इंडिजीनियस फिजी है ना। इंडिजीनियस फिजी मतलब जिनको ओरिजिन या फोर फादर वहीं के हैं, वहीं के, कहाँ के, फिजी के। ठीक है, जिनका ओरिजिन यानी खुद वहीं जन्मे हो, ठीक है, या फोर फादर्स भी उनके कहाँ के हैं, फोर फादर्स भी कहाँ के हैं, फिजी के ही हैं। लेकिन इंडियन फिजी कौन होते हैं, क्या आपको बोर्ड पूरा दिख रहा है, इज इट क्लियर, मतलब अगर मैं नीचे लिखूं तो आपको दिखाई देगा, ओके वेरी गुड। इंडियन फिजी है ना, इंडियन फिजी मतलब है जो कि बर्थ जिनका कहाँ है, बर्थ कहाँ हुआ था, इंडिया में हुआ था, लेकिन अभी कहाँ रह रहे हैं, लेकिन अभी कहाँ रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, फिजी में, कहाँ रह रहे हैं, फिजी में। अब इनका जो बर्थ है, या आप ओरिजिन भी बोल सकते हैं, बर्थ बोलिए, ओरिजिन बोलिए, या जिनके फोर फादर्स यानी जिनके एंसेस्टर्स कहाँ के थे, इंडिया के थे, लेकिन वो फिजी में रह रहे हैं। अब कैसे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे मैंने आपको शायद पहले भी बताया है कि जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो हमारे यहाँ के लोगों को बंधक बना के, या फिर बंधुआ मजदूर आप कह सकते हैं, कि उनको बाउंड कर देते थे किसी कॉन्ट्रैक्ट में, और उनको ले जाया जाता था दूसरे देश में मजदूरी करने, खेती करने। जो फार्मर्स, जो लेबर्स हुआ करते थे, बंधुआ मजदूर हुआ करते थे, बंधुआ किसान हुआ करते थे, उनको हमारे भारत से उठाकर ब्रिटिशर्स कहाँ ले जाया करते थे, दूसरी कंट्रीज में, और वहां जाकर उनसे काम करवाया जाता था कम पे स्केल पे। ठीक है, और क्योंकि हमारे यहाँ के किसान को बहुत अच्छी नॉलेज थी तो वहां पर जाकर उनसे खेती भी करवाई जाती थी। अब क्योंकि वहां पर चले गए कुछ इंडियंस, तो वहां पे उनकी जो मतलब नेक्स्ट जनरेशन है, डिसेंडेंट्स है, वो वहां पैदा हुए। सपोज कीजिए आपके नहीं, मतलब किसी के भी मान लीजिए, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जैसे मेरे ही मान लेते हैं कि मेरे परदादा या उनके भी परदादा फिजी चले गए थे, तो उनके जो अब जितनी भी जनरेशन है वो कहाँ होगी आगे की, फिजी में होगी। लेकिन क्योंकि उनके फादर, मतलब वो खुद या फिर उनके फादर या उनके ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर, यानी उनके फोर फादर्स या फिर खुद का ओरिजिन अगर कहाँ पर है, इंडिया का है, लेकिन रह कहाँ रहे हैं, फिजी में रह रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, इंडियन फिजी। और अगर ओरिजिन भी फिजी का ही है, मतलब पैदा भी वही हुए हैं, चाहे वो खुद चाहे उनके फोर फादर्स, तो वो क्या कहलाते थे, इंडिजीनियस फिजी, यानी बिल्कुल वही के। तो इनके यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी वोट के अंदर, तो मैं बताती हूँ यहाँ पे वोट्स कैसे होते थे, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर वोट्स कैसे होते थे। यहाँ पर इंडिजीनियस, में इंडिजीनियस को IND लिख रही हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना इंडिया से। इंडिजीनियस फिजी के जो वोट्स थे
उनकी वैल्यू ज्यादा थी। इंडिया को मैं लिख रही हूँ IN ओनली, ठीक है। इंडियन फिजिक के वोट्स से, इंडियन फिजिक के वोट्स की वैल्यू कम थी, या यूं कह लीजिए इंडिजीनियस फिजिक की वोट्स की वैल्यू इंडियन फिजिक के फिजिशियन की वोट वैल्यू से ज्यादा थे। बिल्कुल वैसे ही कि तू सुंदर है, तू गोरा है, या तू पैसे वाला है, या तू अपर कास्ट से बिलोंग करता है, तो तेरे 2 वोट गिनूंगा, और क्योंकि ये छोटा है, काला है, या छोटी जात से बिलोंग करता है, तो मैं इसका वोट 1 ही गिनूंगा। तो क्या ये सही है? ये डिस्क्रिमिनेशन है। बिल्कुल वैसे ही वहां पर फिजिक के अंदर था। तो आपको अब इन तीनों एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आई होप, कि किस तरीके से 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी डेमोक्रेटिक नेशन के लिए। इज इट क्लियर? देखिए, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू से आप क्या समझते हैं, है ना? तो आप क्या लिख सकते हैं? आई थिंक मैंने आपको इतना सबको समझाया है कि अब आप इस कंडीशन में हैं कि आप लिख सकते हैं, और फिर भी आप ना लिखें तो ये आपका फॉल्ट है, आपको रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन उठ के आ सकता है कि व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो आपको पता होना चाहिए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कोई भी इंडिविजुअल जो 18 साल और उससे ज्यादा का और जिसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो, वो वोट देने का अधिकार रखता है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, किसी भी बेसिस पर। इज इट क्लियर? एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप एक एग्जांपल दीजिए जो कि ये शो करता हो कि वहां पर 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू नहीं है। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हैं। क्लियर? So, democracy is based on a fundamental principle of political equality। क्योंकि इससे अब आप समझ गए होंगे कि डेमोक्रेसी किस पे बेस करती है, पॉलिटिकल इक्वालिटी के बेसिस पर। दैट गिव्स अस द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, और ये हमें थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी देता है। हमने द रूलर्स समझ लिए थे, देखिए मैं आपको शो करती हूँ, हमने द रूलर्स समझ लिए थे, द इलेक्शंस हम समझ चुके हैं, द पीपल कैसे होने चाहिए, पीपल से मतलब है यहाँ पर वोटर्स, पीपल से क्या मतलब है, वोटर्स। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि वोटर कैसे होने चाहिए, वोटर होने चाहिए एक पर्सन एक वोटर, मतलब एक जो वोटर है, वोट देने वाला है, वो उसका एक ही वोट, और उस एक ही वोट की एक ही कीमत, एक जैसी वैल्यू, वो कहलाते हैं पर्सन्स। क्या कहलाते हैं? पर्सन्स, पब्लिक, पीपल, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो वोटर्स के बारे में कही गई है ये सारी बात, किसके बारे में? वोटर। यानी एक डेमोक्रेटिक नेशन में रूलर कौन होना चाहिए, हम समझ चुके हैं, ठीक है। इलेक्शंस कैसे होने चाहिए, समझ चुके हैं। वोटर्स कैसे होने चाहिए, समझ चुके हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो लास्ट वन, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो फोर्थ फीचर है हमारा, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो भी हम समझ लेंगे। क्या टाइम हो गया है? आई एम सॉरी, आई थिंक कनेक्शन में प्रॉब्लम थी, नेटवर्क इशू था शायद, इसीलिए क्लास हमारा बीच में थोड़ा सा रह गया। इट्स ओके। सो द नेक्स्ट वन इज, एंड द लास्ट वन इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पहले आप मुझे बताइए क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? हमने पढ़ लिया है हमने पढ़ लिया है द रूलर्स, फिर हमने पढ़ लिया है पर्सन्स, और हमने पढ़ लिया है इलेक्शंस। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? जस्ट 5 मिनट। सॉरी, 1 by 1 प्लीज। मैम इलेक्शन एक बार वापस समझा दो। अभी मैंने आपको इलेक्शन समझाया, उसमें क्या दिक्कत आई? पूरा पोर्शन थोड़ी वापस बताऊंगी, आपको उसमें दिक्कत क्या आई ये बताइए कि मैडम ये चीज समझ में नहीं आई है। बोलिए क्या चीज समझ में नहीं आई? जस्ट टेल मी। ओके, आज आप रिवीजन कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस पोर्शन में दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, देन आस्क मी। ओके,
So the next one is rule of law and respect for rights. Next one is rule of law and respect for rights. Form of government. Rule of law. बहुत ही अच्छी बात कही है। रूल ऑफ लॉ, इसका क्या मतलब है? रूल ऑफ लॉ और रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। रूल ऑफ लॉ का मतलब है, रूल ऑफ लॉ का मतलब है किसी एक इंडिविजुअल का रूल नहीं चलना, किसी पर्सन का रूल नहीं चलना। कोई आज ये सरकार है, कल वो सरकार है, परसों कोई और सरकार होगी, उसका रूल नहीं चलता है। रूल किसका चलता है? लॉ, कानून का। मेरा कहने का मतलब है आज ये सरकार मतलब आज ये सरकार चलाने आ रहे हैं, कल वो आएंगे, परसों कोई और आएंगे। आज कांग्रेस है, कल बीजेपी आएगी, परसों आम पार्टी आ जाएगी, ठीक है? मतलब पार्टी कोई भी आओ, ठीक है? रूल उनका नहीं होता है। रूल किसका होता है? रूल होता है लॉ का, जो हमारे संविधान में दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसको फॉलो करना, उन लॉज को मानना। रूल किसका होना चाहिए? उस कानून का होना चाहिए, उस लॉ का होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर पार्टी, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो कहने का मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए? जो संवैधानिक रूप से चले, जिसपे रूल लॉज का हो, किसी इंडिविजुअल, किसी पार्टी का ना हो। रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, बहुत अच्छी बात कही है। रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, सरकार को जनता के अधिकारों की इज्जत करनी चाहिए, उनसे छीनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उनके राइट्स का खनन, वायोलेशन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, या नहीं मतलब कोशिश क्या, करना भी नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। कहने का मतलब रेस्पेक्ट होनी चाहिए, राइट्स के, अधिकारों की इज्जत होनी चाहिए, फिर चाहे वो सिटीजन के राइट्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट के राइट्स हो। क्लियर? और रूल हमेशा किसका होना चाहिए? लॉ का, किसी इंडिविजुअल या पार्टी का नहीं। इसको और अच्छे से समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है जिम्बाब्वे के एग्जाम्पल से। आप बहुत ही ज्यादा मतलब एक तरीके से मैं बोल दूं कि सोच रहे होंगे कि मैम मजा ही आ गया इतने सारे एग्जाम्पल्स के साथ, है ना? जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम व्हाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिली 1980 में। इंडिपेंडेंस मिली 1980 में। सिंस द कंट्री हैज बीन रूल्ड बाय जानू पीएफ, तब से जानू पीएफ नाम की एक पार्टी वहां पर रूल कर रही है। जानू पीएफ नाम की एक पार्टी का वहां पर क्या है? रूल है। Since then, the country has been ruled by JANU PF, the party that led the freedom struggle. Its leader Robert Mugabe ruled the country since independence. आजादी के बाद से ही जानू पीएफ नाम की एक पार्टी क्या कर रही है? वहां रूल कर रही है, और इनके जो लीडर हैं वो है रॉबर्ट मुगाबे, ठीक है? Ruled the country since independence. Elections were held regularly and always won by JANU PF. हमेशा इलेक्शन हो रहे हैं, रेगुलर इंटरवल्स पे इलेक्शन हो रहे हैं, और हर बार जानू पीएफ पार्टी जीत रही है। प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। जो रॉबर्ट मुगाबे है वो फेमस है, लेकिन ये भी क्या कर रहे हैं? गलत तरीके से, अनफेयर प्रैक्टिसेस पे क्या कर रहे हैं? इलेक्शंस को जीत रहे हैं। ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज्ड द कॉन्स्टिट्यूशन several times to increase the powers of the president and make him less accountable. अब देखिए, क्योंकि बार बार जानू पीएफ पार्टी जीतती है, तो ये बार बार क्या करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाते हैं, अमेंड कर रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या टाइम हो गया है? प्लीज क्या आप मुझे कोई टाइम बताएंगे? मैम 9:15। 9:15। ओके, आई थिंक दूसरी क्लास का टाइम हो गया है, मेरी भी और दूसरे टीचर की भी।
तो आज हम यहीं तक लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। कुछ समझ में नहीं आया नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है। बाय बाय। Thank you, बाय ma'am. मैम, थैंक वेलकम। यू। Thank you, ma'am.